सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आज़ाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आजाद डिजिटल मीडिया की नई सीरीज आजाद सोच में आप तमाम देखने वालों को वेलकम करेंगे और मैं हूं आपका मेजबान इमरान वसीम। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे आईनी तरमीम के हवाले से। आईनी तरमीम के हवाले से कुछ नेगेटिव खबरें सामने आ रही हैं। वो नेगेटिव खबरें क्या हैं? वो नेगेटिव खबरें तो अपनी जगह पे, लेकिन पॉजिटिव खबरें भी हैं। उन पॉजिटिव खबरों को छुपाया जा रहा है नेगेटिव खबरों के नीचे। जस्टिस मंसूर अली शाह का नोटिफिकेशन क्या 25 अक्टूबर से पहले जारी हो जाएगा? 25 अक्टूबर से पहले अगर ये नोटिफिकेशन जारी होता है तो किस तारीख को जारी होगा? इस पर भी हम बात करेंगे। और आज के प्रोग्राम में हमारे साथ सीनियर सहाफी जनाब तैयब बलोच साहब मौजूद हैं और स्पेशल गेस्ट हैं हमारे सीनियर सहाफी सुहेल रशीद साहब, जो कि आप कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर्स के सुहेल उड़ाई साहब भी हैं। मुतदल मिजाज हैं, मुतदल तर्जिया भी करते हैं। और आज एक बड़ी खबर लेके सुहेल रशीद साहब जो है हमारे ब्लॉग में शामिल हुए हैं। तो किससे करें जनाब प्रोग्राम का आगाज? सुहेल साहब आपसे या फिर तैयब बलोच साहब आपसे? सुहेल साहब ये बताएं कि आईनी तरमीम, अभी तक की जो चीजें चल रही हैं उससे तो यही लग रहा है कि एजेंडे पे, टेबल पे अभी मौजूद है हुकूमत के, मतलब हुकूमत के एजेंडे में आईनी तरमीम शामिल है। लेकिन ये खबरें चल रही हैं कि गालिबन हुकूमत ने ये आईनी तरमीम से जो है वो पीछे हट गई है, एजेंडा जो है वो इसको खत्म कर दिया गया है। आप क्या बताते हैं इस बारे में? देखिए, दो बातें आपने की हैं कि एजेंडे पर है और हुकूमत पीछे हट गई है। अब हुकूमत से मुराद मैं हमेशा मुस्लिम लीग नून लेता हूँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बस उसको थामा हुआ है, हुकूमत नहीं है। तो आजम नज़ीर तारड़ साहब जो कि लीड कर रहे थे सारे मामले को, आजकल मंजर आम से गायब हैं। तो दूसरी खबर तो आपकी यहाँ पे आती है कि मुस्लिम लीग नून को शायद अब लगता है कि अब जो तरामीम होनी है वो होती रहे हमारी बला से, हमें तो उसमें से जो चीज़ चाहिए थी वो पहले ड्राफ्ट वाली होती तो मिलती। अब जो चीज़ चली गई है ना JUI के पास बिलखसूस, और जो नंबर गेम जिस तरह से बन रही है, जिन चीज़ों के ऊपर नंबर पूरे हो रहे हैं वो मुस्लिम लीग नून के लिए खुशाइंद नहीं है। वो क्या है? वो ये है कि इस वक्त अगर आईनी तरमीम फौरी तौर पर पास हो सकती है तो वो इस पर हो सकती है कि आईनी बेंच होगा। आईनी बेंच होगा जो सिटिंग चीफ जस्टिस पाकिस्तान के अंडर ही होगा और वही कमेटी के पास ही होगा, और वो सारी चीज़ें इसी सुप्रीम कोर्ट में चलेंगी, नई नहीं बनेगी। और उसमें जो दलील इसके हक में दी जा रही है, जो JUI ने दी है, और फैक्ट्स भी ये हैं कि आप सिर्फ हाथ मार के खींच तान के 200 केसेज हैं जो आईनी मुकदमात है, उसको आप बैकलॉग या ये नहीं कह सकते कि पेंडेंसी बहुत ज़्यादा है तो उसे हम अवाम के लिए ये तरामीम कर रहे हैं। मैं आपको अगर प्रिसाइसली बता दूं, 22,60,000 मुकदमात अक्रॉस पाकिस्तान जो है पेंडिंग हैं। 18,60,000 लोअर जुडिशरी में हैं जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में हैं। अभी तक जितने भी ड्राफ्ट सामने आए हैं तमाम जमातों के, उसमें उससे मुतालिक कुछ भी नहीं है। फिर रह गए पीछे 4 लाख, उनमें से 60,000 सुप्रीम कोर्ट में है, 3,40,000 हाई कोर्ट्स में है, उनको बड़ा हल्का सा टच किया जा रहा है इनमें। 60,000 जो सुप्रीम कोर्ट में, उनमें 33,000 सिविल नेचर के हैं। उसमें जमीन जायदाद के तनाजात, किसी को जायदाद में हिस्सा नहीं मिला। 10,000 फिर आ जाते हैं उसमें क्रिमिनल, जिसमें चोरी डकैती कत्ल वगैरह। 43,000 ये भी निकल गए, पीछे 16-17,000 बचे हैं। उसमें काफ़ी बड़ी तादाद इन्फ्रेक्शस केसेस की भी है। फिर जो 28-100 मोटो नोटिस हैं, तो खींच तान के वही 200 केस बनते हैं, तो उनके लिए फिर अलग आईनी अदालत क्यों? ये सवाल JUI ने अब रख दिया गवर्नमेंट के सामने कि आपने अगर सिर्फ पेंडेंसी का इशू सॉल्व करना है तो लोअर जुडिशरी से मुतल्लिक कीजिए कानून साजी, आपको इस जुडिशल पैकेज में ये चीज़ें शामिल करें, और आईनी केसेस निपटाने के लिए एक आईनी बेंच जैसे एक शरीयत बेंच है उस तरह कायम कर दें, आपका मामला हल हो जाएगा। और इसके अलावा अगर आप कुछ भी कर रहे हैं तो उसकी हमारे ऊपर आपके जो है ना मोटिव्स वो हमें समझ नहीं आ रहे कि उसके पीछे क्या है। तो जब कंट्रोवर्सी इतनी ज़्यादा डीप हो चुकी है, जब ये डिबेट पब्लिक में आ चुकी है, अब पूरी 5 हाई कोर्ट्स में और सुप्रीम कोर्ट में इनको चैलेंज किया जा चुका है। वकला की कई बॉडीज जो हैं इसके खिलाफ खड़ी हो चुकी है। सुहेल रशीद साहब, जो हाई कोर्ट्स में जो दरखास्तें दायर की गई हैं वो किसके खिलाफ दायर की गई? आईनी तरमीम तो ठीक है, बात हो रही,
लेकिन कहीं टेबल पे तो कहीं मौजूद नहीं। आप किसी अदालत में किसी चीज को चैलेंज करते हैं तो फिजिकली जब तक वो मौजूद ना हो, देखिए उसमें प्रेयर किया, उसमें प्रेयर देखें आप, जो प्रोफेशनल लॉयर्स ने की है उसमें प्रेयर देखें। प्रेयर ये है कि जो भी ड्राफ्ट है, जो गवर्नमेंट भी कह रही है और बिलावल भुट्टो भी कह रहे हैं कि हमने 25 से पहले करना है, वो उनसे कहें कि वो ड्राफ्ट फाइनल करके उसको पब्लिश करें और पब्लिक डिबेट करें। 8 हफ्ते कम अज कम टाइम दें, पब्लिक डिबेट हो, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है जो पूरी मुतफिका तौर पर बनाया गया था और इस वक्त किसी भी एक सियासी पार्टी ने अपने इलेक्शन के मंशूर में इसके ऊपर कोई डिटेल डिबेट करके लोगों को कन्विंस नहीं किया हुआ कि हम जाके अदलिया का पूरा निज़ाम ही एक पैरेलल खड़ा करेंगे। लिहाजा इस पर एक डिबेट करवा लें, उसके बाद ये अमेंडमेंट्स निकाल लें, तो मेरा ख्याल है बड़ी रीजनेबल एक उनकी चीज़ है। उनके कंसर्न जो हैं उनको आप ये नहीं कह सकते कि उसमें कोई जान नहीं है, क्योंकि प्रोफेशनल लॉयर्स हैं। प्रोफेशनल से मुराद क्या, आईनी अदालत अगर बननी है, जिन 317 वकला ने खत लिखा है उनके आप नाम उठा के देख लें, आपको 70 to 80% मुकदमात में वो सोहेल वड़ाइज आपको कहते हैं, सोहेल रशीद साहब क्या बात करते हैं, यहाँ पे सैकड़ों हजारों की तादाद में वकला मौजूद हैं, उसमें 350 वकला की एक दरखास्त। अच्छा चलिए आगे आ जाते हैं, किसी के सिग्नेचर भी नहीं है। नहीं आगे आ जाते हैं, तैयब बलोच साहब नहीं एक चीज मैं ऐड कर आप एक चीज ऐड कर दूं ना, जाते जाते फिर चले जाए ना आखिरी। हम 317 वकला पे नहीं आते, हम बलूचिस्तान बार पे आ जाते हैं, हम इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार पे आ जाते हैं, हम इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट बार पे आ जाते हैं, हम इस्लामाबाद बार काउंसिल पे आ जाते हैं, हम कराची बार पे आ जाते हैं, हम पेशावर हाईकोर्ट बार पे आ जाते हैं। ये छोटी छोटी बार आपकी तरफ आ रहा हूं मैं, दोबारा भी आपकी लाहौर हाईकोर्ट बार पे आ जाते हैं। तैयब बलोच साहब इंतजार कर रहे हैं, उन्हें भी तो प्रोग्राम में शामिल कर रहे हैं। डिबेट का जो एक मजा है वो दोबारा हो जाएगा जब तैयब बलोच साहब इसमें शामिल होंगे। तैयब साहब, आप सोहेल रशीद साहब की बात से एग्री करते हैं कि अब सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनेगा इसी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, विद इन सुप्रीम कोर्ट, और कोई नई अदालत नहीं बनेगी? कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का तो ऑलरेडी कंसेप्ट है, वो तो पहले ही बनते रहे हैं और हम देखते भी रहे हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन के साथ जो खिलवाड़ ये कॉन्स्टिट्यूशन बेंच करता रहा है, अफसोस के साथ कि वो मुझे तो शर्म आती है कि यार ऐसे जजेस जिनको हम कहते हैं कि आइन की तशरीह करो, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में बैठ के वो आइन को ही रीराइट कर देती है। ये तो माजी में होता रहा। और मुल्ला फजल रहमान चूंकि आजकल तरीके इंसाफ की पेज पे खेल रहे हैं तो इट्स ओके, कोई मसला नहीं है। लेकिन आज जो सोहेल साहब ने बात की है आके जी फलां बार, बात यह है कि इस टाइम मुल्क की सबसे बड़ी बार जिसमें तमाम बार कौंसल्स की नुमाइंदगी है, चाहे वो पेशावर की है, चाहे वो बलूचिस्तान की है, चाहे वो पंजाब की है, कोई भी है, वो है पाकिस्तान बार कौंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन वो दोनों खड़ी है, सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन खड़ी है, और बाकी लाहौर हाई कोर्ट बार भी। अच्छा, लाहौर हाई कोर्ट ड्राफ्ट दिया, और सॉरी टू से आप भी है और ये भी। ये जो जिन प्रोफेशनल वकला की बात कर रहे हैं, आबिद जुबैरी सुप्रीम कोर्ट बार के सदर रह गए हैं, जो जिन्होंने इस मामले को चैलेंज किया, सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज किया। आबिद जुबैरी जैसे वकील का ये कहना कि पार्लियामान के ऊपर आर्टिकल 6 लगाया जाए, तो मुंह पे तो हैरत में हो गया कि इसको LLB का डिग्री किसने दिया। सोचें कि यार पार्लियामान में भी आर्टिकल 6 क्या लगता है? सुप्रीम कोर्ट के जजेस को कह रहे हैं, एक्सपर्ट हैं वो, कानूनी माहिर हैं, तो ये प्रोफेशनल वकला है, तो फिर तो मेरी इन वकला से माजरत। अच्छा आगे आते हैं, 317 के नाम देख लें, मैंने इनकी बात नहीं। अच्छा आगे आते हैं, आप अपनी बारी पे आइएगा। अच्छा आगे आते हैं, आबिद जुबैरी भी तो उन्हीं में से शामिल है, अगर उन्होंने दस्तखत नहीं किए लेकिन उसी ग्रुप में तो है ना, उसी ग्रुप में है, और वो आबिद जुबैरी या उसी कॉज के साथ तो है ना। चलें ऐसे, जिसकी अपनी ऑडियो लीक हो गई थी कि मैं वो बेंच फिक्स, कौन सी ऑडियो, बेंच फिक्स कराने के लिए परवेज इलाही के साथ ऑडियो नहीं आ गई थी कि ये मज़ाहिर नकवी के बेंच में मेरा ये केस फिक्स करा दे। किसका बेंच था वो? ये आबिद जुबैरी का केस था, और वो डिटेल में बताया ना, हो सकता है मुझे पता हो, सुनने वालों को पता ना हो। देखिए ये जो ऑडियो लीक्स का मैटर आया तो उसमें आबिद जुबैरी की भी एक मुबैना जो है वो ऑडियो लीक है, आपको याद नहीं है, उसको नोटिस भी जारी किए गए थे। तो वो परवेज इलाही को ये मिन्नत तरला कर रहे हैं कि ये मैटर जो है ये मज़ाहिर नकवी के पास लगाया जाए, क्योंकि मज़ाहिर नकवी और परवेज इलाही का एक ताल्लुक रहा है, ठीक है। तो वो भी ऑडियो लीक है, तो वो आबिद जुबैरी साहब जो है वो चैलेंज कर रहे हैं। और मैं हैरत ज़दा था जब मैंने उसकी प्रेयर पढ़ी। ये आबिद जुबैरी साहब वो हैं जिन्होंने ऑडियो लीक कमीशन को भी चैलेंज किया था। ये आबिद जुबैरी साहब वो हैं जिन्होंने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून को भी चैलेंज किया था। ये आबिद जुबैरी साहब वो हैं जिन्होंने नजरसानी के हवाले से एक कानून बना था, उस कानून को भी चैलेंज किया था। ये आबिद जुबैरी साहब वो हैं जो कहते हैं चीफ जस्टिस के पास कुल अख्तियारात होने चाहिए, कोई कमेटी नहीं होनी चाहिए, कोई जमहूरियत नहीं होनी चाहिए, सिर्फ अख्तियार हो किसी केस को लगाने का, वो सिर्फ चीफ जस्टिस। अभी भी जो उन्हीं की बात कर रहे हैं, बिल्कुल उन्हीं की बात कर रहे हैं, वही कहते हैं आर्टिकल 6 पार्लियामान पे लगाओ। ये अब आपसे उसके, लेकिन मैं आगे चलता हूँ। सुहेल साहब ने एक बात की कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के मंशूर में ये चीज शामिल नहीं थी।
आईनी तरमीम का किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इसमें मेरा सवाल होगा सोहेल साहब। अच्छा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मंशूर देख ले, उसमें ये शामिल है, ठीक। अच्छा, अब इन्होंने कहा कि इत्तेफाक राय नहीं किया जा रहा, ठीक है। मुझे ये बताएं कि बिलावल भुट्टो जरदारी आपको कौमी मंजरनामे पे आईनी तरमीम के लिए मुतहरक तो वो नजर आ रहे हैं। इत्तेफाक राय देखें, वो पार्लिमानी पार्टियों से भी इत्तेफाक राय हो रहा है, ठीक है। मुल्ला फजल रहमान के पास और बाकी पार्लिमानी पार्टियों से भी इत्तेफाक राय वो करा रहे हैं। उसके बाद लीगल फ्रेटर्निटी सबसे बड़ी स्टेक होल्डर है कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट की, तो उसमें वो मुख्तलिफ बार एसोसिएशन में, बार कौंसल से भी खिताब कर रहे हैं, सिंध बार कौंसल से भी खिताब उनका सामने है, बलूचिस्तान से भी, और अब केपी के बार में भी वो जा रहे हैं। जिनके ये नाम ले रहे हैं बार कौंसल की, एसोसिएशन के, उन सबसे बिलावल भी राब्ते में है और उनमें टाक भी कर रहे हैं और इत्तेफाक भी पैदा कर रहे हैं, वकला को वो ऑन बोर्ड ले रहे हैं। फिर बात आती है कि मासेस की, अवाम को भी ऑन बोर्ड लेने के लिए आपको देखते हैं कि डेली बेसिस पे वो किसी ना किसी टीवी चैनल को इंटरव्यू दे रहे होते हैं। वो क्या होता है कि ताकि मेरी जो बात है वो पब्लिक एट लार्ज पहुंच जाए, अवाम तक भी पहुंच जाए, तो यही इत्तेफाक राय होता है ना। बाकी क्या होता है, कितने दिनों से वो किस तरीके से, अच्छा उन्होंने फिर आप ये कह रहे हैं कम्युनिटी से भी आपने ये कहा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का जो कंसेप्ट लेके आया ये तो ऑलरेडी पहले मौजूद है। ये पहले भी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बन रहे थे, मुकदमात की समाअत हो रही थी, तो अगर आईनी तरमीम के जरिए कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ही बनाना है तो फिर आईनी तरमीम करने की क्या जरूरत है? ये तो सिर्फ मुल्ला फजल रहमान, बात तो इनकी बिल्कुल ठीक है। तो बाद में भी यही कह रहा हूँ कि आईनी अदालत बन रहे थे। हाँ, तो आईनी अदालत बनाने की क्या जरूरत है? जब मुकदमात मैंने आपको जो फैक्ट्स बताए कि इतने हैं और ये मेरे फैक्ट्स नहीं हैं, ये डिजिट्स मेरे नहीं हैं, ये अदाद-ओ-शुमार लॉ एंड जस्टिस कमीशन के हैं, तो फिर आप मुझे बताएं ना कि इन फैक्ट्स के बाद आपको आईनी अदालत 1 और बिलावल भुट्टो कह रहे हैं 5, पूरे 4 सूबों में भी उनको चाहिए, पूरा पैरेलल सिस्टम है। फिर अच्छा, आपने सारी बहस जो है ना, नहीं मुझे आप जुमला पूरा करें, पूरा करें, मैं मुझे जुमला पूरा आप बिल्कुल पूरा करें, मैं आपको पूरा टाइम दूंगा। फैक्ट्स के साथ मुझे आप डिनाई करें, मैं फैक्ट के साथ बात करूंगा। हमारे सामने है, बेशक आप ठीक कह रहे हैं कि 2% होंगे, 5% होंगे कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन हमें यह भी पता है कि जब वो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर सुने जाते हैं वो बाकी केसेस के ऊपर फोकियत उनकी हो जाती है, बाकी केसेस पीछे चले जाते हैं। तो जजेस की तादाद बढ़ाएं, बेंच बना लें। बेशक आप 11:30 बजे भी मुकदमा सुने, 11:30 से पहले फिर जो मुकदमा लगे होते हैं बेंचेस में, वो कैसे सुने जाते हैं? जजेस कहते हैं भाई जल्दी रोस्टर खत्म करो, तो पहुंचो 11:30 बजे वाले बेंच में। तो सोल्यूशन आ गया है ना, अलग बेंच बनाए जजेस की तादाद, वो उनकी राय है। अलग एक बेंच बना दें सुप्रीम कोर्ट में, जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के अंडर हो, वो ये केसेस सुने, उसको कोई और मुकदमा दे ही ना। आप एडहॉक जजेस ला रहे हैं अगर बाकी चीजों के लिए, तो इस पे आप 10 जज और रख लें, निपटा दें। आप तय कर दें, हर महीने के शुरू में एक बेंच आप नोटिफाई कर दें कि जी ये बेंच आईनी मुकदमा बनाने की बात होती है ना, जज बनाने की बात आती है, तब कहा जाता है कि ये बेंच फिक्सिंग हो रही है जी। अच्छा, आप मुझे बताएं, इम्बैलेंस किया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट के तवाज़ुन को इम्बैलेंस किया जा रहा है, तब ये बात होती है। एक सवाल का जवाब, उसी दिन हमारी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से मुलाकात हुई तो हमने कहा आपके पास क्या गारंटी है जो नई अदालतें आप बना रहे हैं, कल आप इन्हीं से तंग नहीं हुए? उन्होंने कहा कोई गारंटी नहीं है। आप एक कौमी असम्बली, एक सेनेट है, मौजूदा अदालतें तो हाई कोर्ट से या सुप्रीम कोर्ट, वो आपके केसेस फिर कभी कहते हैं जी पेंडेंसी बहुत है, हम ये फजूल केसेस नहीं सुनते, जो हर बंदा दरखास्त लेके आ जाता है। एक आप सब्जेक्ट स्पेसिफिक कोर्ट बनाने जा रहे हैं जिसका काम ही यानी मुकदमात सुनना है। ये एक सीसीटीवी कैमरे की तरह लगा होगा पूरे आपके ऐवान ज़ेरी और बाला जो सेनेट और कौमी असम्बलियां हैं इनके ऊपर, कि ठीक काम कर रहे हो, यानी पूरी जुडिशियल ओवरसाइट हो जाएगी उसकी साथ साथ। तो इससे कल इन्होंने दोबारा तंग होना है, वक्ती फायदे के लिए इसको ना करें। दूसरा, आप ना एक बड़ी आबिद जुबैरी साहब के ऊपर फोकस करके चले गए थे सारे मामले को। आबिद हसन मंटू, बिलाल हसन मंटू, सलाउद्दीन अहमद कराची वाले, रियासत अली आज़ाद, अब्दुल मोइज़ जाफरी, किस किस का मैं नाम लूं? अब्दुल मोइज़ जाफरी तक सियासी जमात के, अच्छा सियासी जमात के रुकन होंगे, ठीक है, आपके लिए सियासी जमात के रुकन। वो तो मैं एक बात कर रहा हूं, अगर आप ममाज़त के साथ जाफरी साहब का हवाला दे रहे हैं, माजी में 63A के फैसले के हवाले से वो क्या लिखते रहे हैं, क्या वो तज्जिए करते रहे, वो भी निकाल लें, और अब 63A की जो नजरसानी की दरखास्त के ऊपर वो जो ट्वीट्स कर रहे हैं वो भी निकाल लें। अच्छा, 63A 180 डिग्री का टर्न है। अच्छा, 63A के ऊपर उनकी राय जो थी, इसलिए हम उनको इधर ना गिने। ये मुझे आपकी बात समझ नहीं आई। या तो हम फैक्चुअल बेस यहाँ पे ये करें जी कि आईनी तरामीम की जो बात चल रही है उस पर इस वक्त फैक्चुअल पोजीशन क्या है, प्रिंसिपल स्टांस किसी चीज पे। देखिए, जर्नलिस्ट का प्रिंसिपल स्टांस क्या होता है? फैक्ट्स बेस होता है। मैंने आपके सामने फैक्ट्स मैंने भी फैक्ट रखा है, इतने केसेस हैं। 63A का पहले केस आया था, तब उनकी राय आप जाके देख लें, मोइज़ जाफरी साहब की, और अब जब नजरसानी 63A की सुनी गई तब आप उनकी राय निकालें। अच्छा, एक मिनट, फर्ज किया मैं समझता हूँ कि 63A का फैसला दुरुस्त था, तो उसका मतलब यह है कि आईनी अदालत जो बन रही है उसके ऊपर अपनी राय ना दें, बिल्कुल दें। तो बात फिर आप उनके एतराज क्या कर रहे हैं? मतलब एतराज तो कोई नहीं बनता ना। की बात कर रहा हूं कि उसमें कितना फर्क आया।
यार दो अलग चीजों अच्छा, पर अलग राय हो सकती है किसी की भी ना, आप कोई पार्टी तो नहीं है। हमारी डिबेट कहीं और निकल ये बताएं, इंडिविजुअल को छोड़, ये बताएं कि जस्टिस मंसूर शाह साहब के नोटिफिकेशन की बात हो रही है, बिल्कुल कि आज हो गया कल हो गया। जब ये आईनी तरमीम किसी भी तरीके से एजेंडे पे मौजूद है, तो जब तक हुकूमत ये आईनी तरमीम नहीं करेगी, जैसी भी करे, तो हुकूमत क्यों जैसे मंसूर शाह का नोटिफिकेशन करेगी, जब उसमें मौलाना फजल रहमान साहब ने भी कहा है कि हम तो पैनल के जरिए अपॉइंटमेंट करवाएंगे चीफ जस्टिस की। देखें एक जो नोटिफिकेशन, और फिर इसमें एक और सवाल भी शामिल करें कि 1973 का जो मुतफिका आइन बना था, उस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने से पहले जो इलेक्शन हुआ था, क्या उस पर सवालात नहीं उठे थे? क्या उस असेंबली में जो जमातें बैठी थी, क्या वो ये मैंडेट लेके आई थी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का? और फिर 18वीं तरमीम की बात की जाती है कि 18वीं तरमीम पर अवामी राय ली गई, बड़ी मैराथन उस पर डिस्कशन हुई। 18वीं तरमीम में तो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन को देखा गया, यहाँ पे तो चंद आर्टिकल्स हैं। अब आप आए असल सवाल की तरफ। पहले मैं आपके दूसरे सवाल से हूँगा। 1973 में जो आइन बना, क्या मैंडेट लिया था यानी, तो उसका हल निकाला गया था। उसका हाल ये कि आज आप हिस्ट्री के सफ़े ढूंढ लें, उस आइन साजी के ऊपर एक भी इख्तलाफी वोट नहीं मिलता, सबको बिठाया गया था। यहाँ इस इलेक्शन में लोगों ने जिसको सबसे ज़्यादा सीटें दी हैं ना, जिसके हिमायती याफ्ता लोगों को, उस पर आप मुलाकात पर पाबंदी लगाकर उसकी बहनों तक को मिलने नहीं दे रहे, और पता ही नहीं कि वो क्या सोच रहे हैं। और इस दौरान आप कह रहे हैं कि इस्लामाबाद में हम जनाब एक पूरी दुकानें, शादी यार सब बंद करा के कॉन्फ्रेंस कराएं और उसके दूसरे दिन तरमीम निकाल लें। इसलिए इस बात को मैं यही कंट्राडिक्ट कर दूंगा। ये है कि उनको कितनी बार कहने की, मतलब मुज़ाकरात की दावत दी गई जिसकी आप बात कर रहे हैं, कि उसको आपने अलग थलग कर दिया है, उसकी मुलाकातों पे पाबंदी लगा दी है। कितनी मर्तबा उसको मुज़ाकरात की पेशकश कहाँ पे दी है? कोई एक डेट बता दें, इस हुकूमत का बता दें, इस हुकूमत के लॉ मिनिस्टर कब जाके पीटीआई से मिले? पार्लियामेंट हाउस में वजीर आजम ने अपनी तकरीर में कहा, राना सनाउल्लाह ने कहा, लेकिन वो तो कहते हैं कि हमने पिंडी के लोगों के साथ हमने बात कर, मेरी बात सुने ना, आप जवाब सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए ना, तसल्ली से सुन लीजिए। पार्लियामेंट के अंदर शहबाज शरीफ साहब ने कहा, वहीं पे उनके साथ अपोजिशन लीडर बैठे होते हैं ना, एक स्पीकर साहब ने कमेटी बनाई, वो चलने लगी, ख्वाजा आसिफ साहब उससे वीडियोस बनवा के उठ के निकल रहे हैं और उसको कंट्रोवर्शियल कर रहे हैं जी कि नहीं। और ख्वाजा आसिफ साहब इस हुकूमत के वजीर हैं, और जहाँ पे कोई जरा मफामत के माहौल बनता है वो कहते हैं नहीं 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 नहीं, वो दूसरी सुप्रीम कोर्ट आई तो वो धांधली के केस, उनको सिर्फ अपनी सीट की पड़ी हुई है और उसकी वजह से वो पूरा माहौल खराब कर रहे हैं। कंसेंसस आपको डेवलप करना पड़ेगा, वरना इस तरह की तरामीम देर पा नहीं होंगी, आप अगर कर भी जाएं। ऐसी तरामीम का आइन में 18वीं तरमीम अभी आपके सामने है ना, कितना एक बड़ा उसमें डिबेट हुई, सारे लोग आज तक उसकी ऑनरशिप लेते हैं, हर बंदा कहता है हमारी रेड लाइन है, हम उसको खत्म नहीं करने देंगे, क्योंकि सारों को उसमें शामिल किया। बात सिर्फ ये है कि इतनी जल्दी क्या है? अगर बिल फर्ज अभी तो मफरूजा है ना, फर्ज किया अगर नून लीग चाहती है कि नहीं हम चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब को आईनी अदालत का सरबराह बनाए, आप 1 महीना और डिबेट करवा लें, आप उसमें डाल लेना कि रिटायर्ड जज लग सकता है, दोबारा लगवा लीजिएगा, क्या जल्दी किया है। दूसरी बात आपने पूछी थी कि जस्टिस मंसूर अली शाह का नोटिफिकेशन, एक चीज तो ये कि नोटिफिकेशन इशू नहीं है, नोटिफिकेशन आखिरी दिन भी अगर आ गया ना तो ओके, कोई मसला नहीं। इतलात ये है कि पहले आ रहा है और जारी हो जाएगा। फिर उसके बाद आपने पूछा कि आईनी तरामीम अगर आ रही हैं, टेबल पर हैं, तो फिर क्यों नोटिफिकेशन करेंगे? तो नोटिफिकेशन आईनी तरामीम से ऊपर तो नहीं है ना। नोटिफिकेशन जिस तरह जारी होता है, एक और नोटिफिकेशन के साथ विड्रा भी हो सकता है, उसका कोई मसला है ही नहीं। जब तक ओथ नहीं लेते ना नए चीफ जस्टिस, उससे पहले कोई मसला नहीं है। एक नोटिफिकेशन है लॉ मिनिस्ट्री का, प्रेसिडेंट के अप्रूवल से होता है, वो जारी भी हो जाता है, वो विड्रा भी हो जाता है। माजी में कई बार ऐसी नोटिफिकेशन जो है चीफ जस्टिस से मुतालिक तो नहीं, लेकिन कई नोटिफिकेशन विड्रा होते रहे हैं, तो ऑप्शन तो गवर्नमेंट के पास खुला है। इस वक्त सिर्फ एक माहौल को ठंडा करने के लिए एक नोटिफिकेशन जारी करने की बात हो रही है कि शायद गवर्नमेंट कर दे कि नए चीफ जस्टिस जैसे मंसूर अली शाह होंगे। फिर उसके बाद इतलात ये भी हैं कि ये तो तय हो चुका हुआ है कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस मंसूर अली शाह को ही चीफ जस्टिस अपॉइंट करना है और उन्होंने ही बनना है। अब सारी डिबेट शिफ्ट हो चुकी है कि आईनी अदालत क्या होगी, उसका मैंडेट क्या होगा, उसमें जजेस की अपॉइंटमेंट का तरीकाकार क्या होगा। खबरें ये हैं कि मौलाना ने कहा है कि 2 इशू में आप कर लें, आप एक तरमीम 25 से पहले कर लें कि आईनी अदालत होगी अगर आपने करनी है तो। पहली तो बात यह है, वो कह रहे हैं वो कह रहे हैं हमारा ड्राफ्ट है बेंच का, लेकिन आप बेंच बनाना है, कोर्ट बनाना है, जो भी, इसके ऊपर जरा डिबेट हो सकती है आप, तो आप इसको 25 से पहले कर लें अगर आईनी तरमीम बनानी, आईनी अदालत बनानी है, बेंच, लेकिन उसके फिर जजेस की अपॉइंटमेंट का तरीकाकार आप 25 के बाद करेंगे, कौन होगा कौन नहीं होगा, ताकि ये मामला कंट्रोवर्शियल ना हो और कहीं से भी तासुर ना जाए कि आप 25 को इन फोकस रख के करें। अब 25 को हम तो डिस्कस करते थे, अब बिलावल भुट्टो साहब जब कहते हैं नहीं 25 ही 25,
तो देखें ये आने वाले चीफ जस्टिस को कंट्रोवर्शियल भी नहीं करना चाहिए। जिस तरह की स्टेटमेंट दी जा रही है जी कि मुझे लगता है वो आगे जजेस को कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। इतनी बड़ी पार्टी का सरबराह यार, उसकी बड़ा मजे का जवाब आया। इतनी बड़ी पार्टी का सरबराह उसकी अंडरस्टैंडिंग ये है कि चीफ जस्टिस ने बाकी जजेस को कंट्रोल करना होता है। मुझे तो बड़ा दुख हुआ है कि यार ये ऐसा तो नहीं होना चाहिए। पॉलिटिकल लीडर्स को कम अज कम थोड़ा सा एजुकेट हो जाना चाहिए। दूसरी बात, इन्होंने मंशूर की बात की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। कल मुझे एक मंशूर मिला 93 का पीपल्स पार्टी का, उसमें पार्टीज एक्ट से मुतालिक उन्होंने लिखा हुआ है एक लाइन कि जी हम आके इसको इतना सख्त करेंगे कि पार्लियामानी लीडर की सिर्फ एक फ्लोर क्रॉसिंग और हॉर्स ट्रेडिंग को रोकने के लिए, कि पार्लियामानी पार्टी का लीडर सिर्फ एक खत लिखेगा और बंदा खुद ब खुद नाअहल हो जाएगा। वोट डालना गिनना उसमें शामिल ही नहीं है। आपको लगा वो खत लिखेगा जी ये बंदा हमारा नहीं रहा, खत्म। माजरत के साथ पीपल्स पार्टी ने लिखा हुआ था। सोहेल रशीद साहब माजरत के साथ वो 2006 में सीओडी हो चुका है। ये कॉन्स्टिट्यूशन जो कोर्ट, आप एक और इशू पे आए, उसमें शामिल की गई। नहीं इसमें लेके जाएं, चलते हैं। ये सवाल पे, ये सीओडी जो है ना उसको पढ़ भी लें। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट सिर्फ 6 साल के लिए बनाई जानी थी और 6 साल बाद खत्म हो जानी थी। 6 साल के अंदर बनाई जानी थी। नहीं सर पढ़े, और सर 6 साल के लिए बनानी थी। तो सर आपको फैक्ट्स नहीं पता। अभी सोहेल रशीद 6 साल के लिए बनाई जानी थी, 6 साल में खत्म हो जानी थी। और मकसद ये था, आखिरी लाइन चुप कर जाऊंगा मैं, आपको मुझसे सुनूंगा। चुप नहीं करा। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में ये था कि 6 साल के लिए आप कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाएं। वो कोर्ट जो मुशर्रफ ने डिक्टेटरशिप में आईनी बिगाड़ पैदा किए हैं उनको ठीक करे और 6 साल बाद खत्म, फॉर अ पीरियड ऑफ 6 ईयर्स। ये उसमें लैंग्वेज है, ठीक है। अब उसमें 18वीं तरमीम जब कर ली गई ना तो उसकी जरूरत बाकी नहीं बची थी। तो अब जो कहा जा रहा है ना कि जी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में था कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, उसके मकासद वो थे कि वो उन सारे मामलात को देख लेगी। वो अब हाल हो चुके हुए हैं। फॉर अ लाइफ टाइम कहीं भी इसका कोई कॉन्सेप्ट था ही नहीं था। तो अब इंशाल्लाह आ जाएगा। लेकिन बात सुने, सिंपल सी बात है। पहले इन्होंने बात की कि इमरान खान से मिलने नहीं दिया जा रहा। हाँ, इसी में मेरा एक सवाल ही था, आप इसी को कंटिन्यू कीजिएगा। एक बंदा जमहूरी कुत्तों के साथ बैठने के लिए, उनके साथ बातचीत करने के लिए तैयार नहीं, वो कहता है कि मैंने एस्टेब्लिशमेंट के साथ ही बात करनी है। तो क्या क्या करें जमहूरी कुव्वतें उसको मनाने के लिए? क्या करें, क्या हल क्या है इसका? वो नहीं मानेगा। उसने खुद कहा मैंने दरवाजे बंद कर दिए, एक बात। लेकिन दूसरी बात है कि आज इतराज किया जा रहा है कि खान साहब से मिलने नहीं दिया जा रहा। खान साहब को वो सहूलियात मुयस्सर है अनफॉर्चुनेटली उस जेल खाने के अंदर है, ग्याला जेल के अंदर, जो आज तक किसी और पॉलिटिकल लीडर को मुयस्सर नहीं हुई। बात देखें, मुझे याद है कि जरदारी साहब तहरीक इंसाफ के दौर में, इमरान खान की फिस्ताई हुकूमत के दौर में नैब की तहवील में थे। मेडिसिन अद्वियात मिलना तो दूर की बात, मीडिया से बात करना तो दूर की बात, मेडिसिन नहीं जाने दी जा रही थी। मुझे आज भी याद पड़ता है बिलावल भुट्टो जरदारी और उनकी बहन जो है आसफा मीडिया के ऊपर कह रही थी कि हमारे वालिद को मारने की कोशिश की जा रही है। वो भी तो लीडर थे। नवाज शरीफ के साथ क्या कुछ नहीं हुआ, मरियम नवाज के साथ। अच्छा, उनके तो मतलब है कि मीडिया पे भी उनको नहीं आने दे रहे थे। लेकिन बात है कि उनको वो कैद तन्हाई और इस तरीके से रखा जा रहा था कि किसी से मिलने की इजाजत नहीं थी। ये इमरान खान जो लिस्ट देता है वो सारे वकील भी जाके उसे मिलते हैं, मीडिया पर्सन भी जाके मिल रहे होते हैं, वो टॉक्स भी बाहर चल रही होती है और उसको देसी मोर को पता नहीं क्या कुछ है। और यहाँ पे वो ये कहता है, सॉरी टू से, कि उनको ये कहता है कि मैं चक्की में हूं, मैं कैद तन्हाई में हूं, मैं पता नहीं। अजीब बात है यार। वो आपको पता है, मुझे पता है वो कैसे रह रहा है और कितने आयशी के साथ रह रहा है। अभी कभी बरल ये एक बात, ठीक है, ये फर्क है। जरदारी साहब हूं तो कैद तन्हाई, अद्वियात नहीं मिलने दी जा रही। यहाँ पर उसको मुल्क भी मिल रहे हैं, सब कुछ मिल रहा है। तो अब इनको और क्या चाहिए? इतना तो वो लाडला है अभी तक स्टेट का। यही तो हमारा रोना है। दूसरी बात जो इन्होंने बात की कि पीपल्स पार्टी ने फ्लोर क्रॉसिंग 93 के उसमें, भाई पीपल्स पार्टी ने जो बात की, पीपल्स पार्टी ने वो कर दिखाया। बिलावल साहब ने हमारे सामने कहा था कि ये आर्टिकल 63A ये हम लेके आए थे, जिसमें फ्लोर क्रॉसिंग की हौसला शिकनी की गई है, लेकिन उनको जमहूरी हक से या जमीर की आवाज से महरूम नहीं रखा गया। और जो अरकान असेंबली है वो वोट देंगे, उसके बाद अपनी भेड़ बकरियां नहीं बनाया गया। भेड़ बकरियां नहीं बनाया गया, एक बात, ठीक है। दूसरा जो है वो ये है कि ये जो कह रहे हैं कि आईनी तरमीम जो है, बात ये है कि वक्त की जरूरत है। मंसूर अली शाह के बारे में कहा कि मंसूर अली शाह को मुतनाज़ा बनाया जा रहा है। मंसूर अली शाह को मैंने मुतनाज़ा बनाया, पार्लिमान ने मुतनाज़ा बनाया,
मंसूर अली शाह ने अपने आप को खुद मुतनाज़ा बनाया। टाइमिंग, अब ये हमें कहते हैं टाइमिंग दुरुस्त नहीं है, तो शाहजी की कभी टाइमिंग पे इन्होंने गौर किया? सॉरी, शाहजी की टाइमिंग पे इन्होंने गौर किया है? आप शहबाज शरीफ के बन गए। अच्छा नहीं, शाहजी क्या करते हैं कि मखसूस नशिस्तों का फैसला आता है, उस पे जो 6 जून को इन्होंने स्टे दिया, अमेरिका चले गए, ठीक है, फैसला वापस आते हैं। अच्छा, फिर लार्जर बेंच में 8 रुकनी बेंच में वो फैसला देते हैं, उसके दौरान फिर इधर पॉलिटिकल अमेरिकन पॉलिटिकल सेक्रेटरी को मिलते हैं, ये बड़ी अहम बात कर रहा हूँ। फिर उसके बाद दोबारा अमेरिका जाते हैं, कहते हैं जी वहां पे हमें तो नहीं पता कि वहां पे किससे मिल। अच्छा ये बताएं, नहीं रशीद साहब सवाल ले लें, ये बताएं कि ये जो मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो बात होती है और फिर उसके बाद जैसे मंसूर अली शाह साहब पे उंगलियां उठती हैं, मंसूर अली शाह साहब की क्रेडिबिलिटी को जो तहरीक इंसाफ ने जो कैंपेन चलाई और फिर अडियाला में बैठे कैदी नंबर 804 ने जो बार बार कहा कि काजी चाहेगा नए चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन होगा मंसूर अली शाह का, तो पार्ट ऑफ प्रोसीजर तो हुकूमत चली जाएगी, हुकूमत घर चली जाएगी। कैसे चली जाएगी? इससे तो मंसूर अली शाह साहब की क्रेडिबिलिटी हिट हुई है। तो ये तो आपके ख्वाजा आसिफ साहब कर रहे हैं, वो कहते हैं अक्टूबर में ये आ जाएंगे और धांधली का केस लग जाएगा और इलेक्शन ऑडिट हो जाएगा। नो, उसके वो इस पे नहीं कह रहे, रिएक्शन में उनका एक्शन आ रहा है। वो इस पे नहीं कह रहे, वो ख्वाजा आसिफ साहब खुद कह रहे हैं जी कि हमें ये इशारे मिल रहे हैं जी कि वो आएंगे तो ये केस लग जाएगा। मुझे एक बात बताएं, स्टेटमेंट आया, फिर मुझे एक बात बताएं, 184(3) की एक पिटीशन पड़ी हुई है, ठीक है, तो उसको लगा के पहले डिस्पोज कर दें। क्यों इतना क्या मसला है? जैसे मंसूर अली शाह से खतरा है और ये क्रेडिबिलिटी की, दूसरी बात की क्रेडिबिलिटी को किसने हिट किया? क्रेडिबिलिटी को मुख्तलिफ दौर में मुख्तलिफ जमातें हिट करती हैं। जैसे मंसूर अली शाह जब लाहौर हाई कोर्ट में थे तो उसका नाम पीटीआई ने क्या रखा हुआ था, ठीक है, उस हाई कोर्ट का उस वक्त रिलीफ मिल रहे थे नून लीग को। ये जस्टिस अतर मंडला जिनके ऊपर आज बहुत तनकीद होती है, इनसे रिलीफ लेकर ना जब इनके सर पे कोई हाथ नहीं था तो इस्लामाबाद हाईकोर्ट के बाहर ना ये रोया करते थे, फर्द जज्बात पर काबू नहीं रख सकते थे कि आज हमें देखें कहीं से तो रिलीफ मिला, भर आती थी इनकी आंखें। ये वो वक्त भूले हुए हैं। अब आगे आ जाएं जी कि जेल सहूलियात, आसिफ जरदारी, यहाँ पे आपको खबर दूंगा, खबर ले लें। जेल सहूलियात की बात चली ना कि जी वहाँ साफी भी मिलने जाते हैं सारे, इसलिए मिलने जाते हैं जी कि जेल ट्रायल हो रहा है, जो कि नवाज शरीफ साहब का नहीं हुआ था पनामा में, मरियम नवाज साहिबा का नहीं हुआ था, आसिफ जरदारी साहब का नहीं हुआ था। अदालतों में पेश होते थे मीडिया, शरफ के दौर में हुआ था ना, अभी तो नहीं हुआ रिजन, तो ठीक है, अदालतों में पेश होते थे, मीडिया टॉक्स करके जाते थे। यहाँ पे साफी हाईकोर्ट्स में दरखास्तें थे, यहाँ हाईकोर्ट्स में पेश होते थे, टॉक बेशक करते थे, गिरफ्तार नहीं थे। और गिरफ्तारी के दौरान भी रिमांड के लिए पेश करते रहे ना यार। मैं कवर करता था नैब कोर्ट्स में, आते थे ना यार, आते थे ना नैब कोर्ट से, उनको रिमांड पे लेते थे, पेश करते थे, वहां भी टॉक्स होती थी। इन्होंने कहा जी आसिफ जरदारी साहब की बड़ी सहूलियात छीन गई थी। आज आपको पहली बार ये बात मैं बता रहा हूँ, उस वक्त के चेयरमैन नैब ने खुद बंदा भेज के कहा कि जनाब कोई तकलीफ हुई तो बताइएगा। फिर आसिफ जरदारी साहब ने कहा सिर्फ मुझसे मिलने वो आए जिसको मैं इजाजत दूंगा, और एक इंतहाई सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो बाद में खुद जेल रहे, उनके लिए उन्होंने मना किया नैब वालों को, कोई इन्हें अंदर नहीं आने देना। 2 साफी के उन्होंने कहा, 3 बंदों के नाम गए कि जी ये 3 मिलने आए, उन्होंने 2 साफियों को कहा इनको लें, एक सीनियर रहनुमा का कहा इसको कभी आइंदा नहीं आने देना, कहना जब भी आए कहना जी जरदारी साहब भी। तो जरदारी साहब अपनी मर्जी से नैब कोर्ट में, सर नैब की कस्टडी में, नैब कस्टडी में सारी उनकी मर्जी चल रही थी सर, ठीक है। और बड़े वाइट कॉलर आते थे, खुद कभी उन्होंने अदालत में पेश होके भी ना कभी ये नहीं कहा जी कि नैब मेरे साथ कोई ज्यादती कर रहा है, पूछा जाता था, ठीक है। मिफ्ता इस्माइल साहब ने एक दफा खाली आके ये कहा था कि शाम को 30 मिनट वॉक कराते हैं तो वो टाइम मेरा बढ़ा दे, इसने इतनी शिकायत थी खाली। अभी ये हो रहा है माजर के साथ वक्त ज्यादा हो गया। अभी प्रोडक्शन टीम ने बताया कि 30 मिनट से ऊपर जा चुके हैं। आप कोई आखिरी बात शामिल? मैं आखिरी बात ये कहना चाह रहा हूँ, मेरी वही 187 पे 187 जो है ना वो इख्तियार समात नहीं है, वो ताकत है। मंसूर अली शाह ने वो ताकत विदाउट इख्तियार समात को एक्सटेंड की, इस्तेमाल की। अगर कोई तफसीली फैसला पढ़ ले तो उसमें लिखा हुआ है कि पीटीआई पार्टी थी, पीटीआई की दरखास्त मौजूद नहीं, पार्टी की बात नहीं है। 187 में कंप्लीट जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो कर रहे थे उसके लिए उनको 184(3) में जाना पड़ता, 185 में वो कर ही नहीं सकते। आखिरी जुमला दे देंगे, इख्तियार समात चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब ने भी 187 यूज किया मखसूस नशिस्तों के लिए। नहीं बात, अच्छा बात ये, अच्छा चलो 11 जजेस ने किया, मंसूर अली शाह ने इमरान खान के लिए तो 187 इस्तेमाल किया, 2 दफा इस्तेमाल किया। कल
की बात है। स्टील मिल के मुलाजमीन 4000 मुलाजमीन बेरोजगार हैं, उनके घर के चूल्हे बंद हुए हैं, उनके पास उनका केस लगा हुआ था सही मंसूर अली शाह के पास। वो मायूस होकर जब कोर्ट से बाहर निकले तो मैंने कहा मायूस क्यों हो? कहते हैं यार हमने सुना कि सही मंसूर अली शाह आजकल 187 के तहत कंप्लीट जस्टिस दे रहे हैं, तो हम आए थे कि हमारे घरों के चूल्हे बेरोजगार है, वो मतलब घरों हम बेरोजगार हैं, घरों के चूल्हे नहीं है, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, तो हमने कहा शायद इंसानी बुनियादी हकूक के तहत हमारे भी ऊपर शाहजी रहम करेंगे और हमें भी 187 के तहत ना सही जो हमारा केस है उसके तहत ही फैसला करके हमें इंसाफ देंगे। लेकिन शाहजी ने लंबी तारीख दे दी। चले ये तो शाहजी का बहुत शुक्रिया। तो ये बलोच साहब आपका भी शुक्रिया और सोहेल रशीद साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अगर कोई सख्त कमेंट हुआ हो तो या सख्त सवाल हुआ हो उसके सारा दिन बैठ के आपस में करते रहते हैं तो आपसे माजरत चाहते हैं। बाकी बात हो रही थी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की और आईनी अदालत के चीफ जस्टिस की, और बात निकल गई 187 की तरफ, आर्टिकल 187 की तरफ। अच्छा 187 जो है वो बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान के हक में तो इस्तेमाल हुआ, जैसे कि तैयब बलोच साहब ने सवाल भी उठाया, लेकिन फिर सवाल ये उठता है कि जब इमरान खान साहब के मुखालफिन का मुकदमा होता है या आम लोगों के मुकदमात होते हैं, वहां पर आइन का आर्टिकल 187 ये आम लोगों का मुकदमा था सर, मखसूस नशिस्तों का केस इमरान खान का नहीं था ना। नहीं सर आम लोगों का मुकदमा नहीं था, आम लोग वोटर्स का था, वोटर्स का सर वोटर्स में से कोई भी नहीं आया सुप्रीम कोर्ट, वोटर्स का था, वोटर्स में से ना कोई इलेक्शन कमीशन, भाई पॉलिटिकल पार्टी वोटर्स की होती है ना। सर पॉलिटिकल पार्टी की भी बात करें तो इलेक्शन कमीशन में ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गई, ना पेशावर हाई कोर्ट में तहरीक इंसाफ गई, सुप्रीम कोर्ट में भी सुप्रीम कोर्ट के 14 जजेस का फैसला मौजूद है कि अगर आपका कोई राइट बनता है, आप मुनासिब वक्त पे ना आए तो आपको रिलीफ नहीं दिया जा सकता। बाकी मुझे क्लोजिंग मुनासिब वक्त पे ना आने पर भी अभी आपने 63 में रिलीफ दिया है, 35 मिनट से ऊपर हो चुका है भाईजान। तो आर्टिकल 187 की बात हो रही थी कि इमरान खान के लिए इस्तेमाल तो होता है, लेकिन इमरान खान के जो मुखालफिन है उनका मुकदमा हो तो पनामा से कामा निकल आता है। इजाजत चाहते हैं, अल्लाह हाफिज।